हाय, SRS हियर। आखिरी पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों सैमसंग इनोवेट नहीं कर रहा है। वो एक 11 पॉइंट्स की एनालिसिस थी। अब मैं 12th पॉइंट रखने जा रहा क्योंकि उसका न्यूमेरिकल फैक्ट्स भी है अब मेरे पास, जिसके लिए मैं काउंटर पॉइंट रिसर्च की एक एनालिसिस का भी यूज़ करूँगा। सैमसंग नोट सीरीज़ का मतलब है स्टाइलिश के साथ उस वक्त की सबसे बेस्ट स्पेक्स प्रोवाइड करना। एटलीस्ट 2-3 साल पहले तक तो इसका यही मतलब था। मगर जब से ये अल्ट्रा सीरीज़ आना शुरू हुई तब से ये डेफिनेशन चेंज हो गई। तब से ये हो गया कि हाँ, जो आपको सुपर फ्लैगशिप चीज़ें हैं, जो स्पेक्स है, वो आपको अल्ट्रा में मिलेगी। भले नोट 20 भी एक फ्लैगशिप लाइनअप है। तो पहले ऐसा नहीं था। पहले नोट 8 उस वक्त की सबसे ज़्यादा अच्छी स्पेक्स दिया करता था, ना कि नोट 8 अल्ट्रा। तो इस तरीके से कंपनी ने जो प्राइस कंसिस्टेंसी है वो दिखावटी रूप में तो बना के रखी कि नोट 8 के बराबर नोट 9 की प्राइस, लगभग उसके बराबर नोट 10 की प्राइस, मगर एक्चुअली उन्होंने लगातार प्राइसेस बढ़ाई है क्योंकि ये डेफिनेशन नहीं थी नोट 8 की। अब ऐसे में अल्ट्रा मॉडल्स के साथ, अल्ट्रा सीरीज़ के साथ बहुत ज़्यादा प्राइस आपसे लेना, डेफिनेटली कंपनी चाहती है कि वो आपको सेट करे, आपका माइंड सेट करे कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे में बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह है कि सैमसंग आपको उस तरफ पुश करना चाहता है जहाँ पे मोनोपोली हो, क्योंकि सैमसंग ऑलरेडी सॉफ्टवेयर सेट पर हमेशा फेल हुआ है। इसके अलावा जो डिस्प्ले पैनल्स है हार्डवेयर सेट पे, वहाँ पर सैमसंग ने मोनोपोली बना के रखी है। तो अगर सैमसंग किसी तरीके से आपको फोल्डेबल्स की तरफ पुश करता है तो डेफिनेटली वो अपनी कैपेबिलिटी प्रूव कर रहा है। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा मार्केट बना रहा है जहाँ पे उसकी मोनोपोली रहेगी। और अगर नहीं भी रहेगी, अगर लोग आएंगे तो डिस्प्ले पैनल्स तो उसी से लेंगे। तो जैसे तैसे उसका फ़ायदा तो होना ही होना है। आज के टाइम पे कोई कंपनी अच्छे फोल्डेबल फ़ोन्स नहीं बना रही है। और जहाँ तक वावे की बात है, उसके लिए मेरा लास्ट वीडियो देखिए वावे बैन पर। और उसके अलावा जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो अब मैं आपको बता रहा कि सैमसंग और LG अब अलाउड नहीं हैं कि वो डिस्प्ले ड्राइवर की ICs प्रोवाइड करें वावे को, और इनके अलावा कोई कर नहीं पाएगा। US अब चाइनीज़ चिप मैन्युफैक्चरर SMIC को भी ब्लेम कर रहा कि उसका पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ लिंक है। मतलब वावे आर्म लाइसेंस पर खुद से चिप्स बना नहीं सकती, TSMC से वो बनवा नहीं सकती, बाहरी प्लेयर्स जैसे स्नैपड्रैगन या मीडियाटेक पहले ही रिस्ट्रिक्टेड थे, और अब तो वो चाइनीज़ SMIC को भी शायद पूरी तरीके से बैन कर देंगे। तो वावे उनका भी यूज़ नहीं कर पाएगी। गूगल मोबाइल सर्विसेज यूज़ करने का सवाल ही नहीं बनता। तो ऑब्वियसली वावे पूरी तरीके से पिक्चर से बाहर है, भले वो मेट X2 कितना भी अच्छा क्यों ना लॉन्च कर दे। एप्पल ने तो जैसे ना इनोवेट करने की एक कसम सिखा रखी हो। iPhone 12 आ रहा है और आज भी उसमें 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट नहीं इंट्रोड्यूस हो रही है। LG ठीक है, उसने विंग बनाया, बट विंग किसी भी लहजे से एक फोल्डेबल डिस्प्ले वाला फ़ोन नहीं था। तो LG भी ऐसे फ़ोन्स अभी रिसेंट में अच्छे फ़ोन्स बनाने से रहा। ऐसे में किसी को अगर बनाना भी होगा तो एटलीस्ट जो सैमसंग का सबसे बड़ा प्रॉफिट सेगमेंट है, डिस्प्ले पैनल्स और सेमीकंडक्टर्स को बाहर शिप करना, ठीक है, वो सबसे प्रॉफिटेबल है सैमसंग के लिए, और वो फिर से रन करेगा ज़्यादा क्योंकि डिस्प्ले पैनल्स लोग सैमसंग से ही सोर्स करेंगे। इसके अलावा जब भी फोल्डेबल फ़ोन्स की बात होगी तब सिर्फ सैमसंग ही वो डिस्प्लेस बना सकता है, इसलिए सैमसंग उन्हें काफ़ी महंगे में बाहर प्रोवाइड करेगा, जबकि खुद उसे सस्ते में यूज़ कर रहा है। इसका मतलब कि वो खुद अपने फोल्डेबल्स को सस्ता रख सकता है, यानी दोनों तरफ से उसका फ़ायदा होगा। और सैमसंग ने ना सिर्फ अल्ट्रा लाइनअप को महंगा रखने की कोशिश की, बल्कि फोल्डेबल्स को सस्ता रखने की भी कोशिश की। इस तरीके से अल्ट्रा से फोल्डेबल्स की तरफ लोगों को पुश करने की कोशिश की और पूरी तरीके से एक मार्केट क्रिएट करने की कोशिश की। अभी जैसे वावे मेट X आया था, ठीक है, तो सैमसंग फोल्ड ऑलरेडी उससे 45,000 रुपये सस्ता था, ठीक है, और जो फोल्ड 2 आया वो फोल्ड से भी 15,000 रुपये सस्ता है। तो ऐसा क्यों? मतलब जबकि वो 5G है, ठीक है, बेजललेस डिस्प्ले है फ्रंट वाला, और स्पेसिफिकेशंस काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं, स्नैपड्रैगन 865 प्लस महंगा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। इन सब के बाद भी क्यों वो इसे इतना सस्ता रखने में कामयाब हो गए? अब जिसका मानना है कि ये रिसर्च का कमाल है, कि रिसर्च पहले ही हो चुका था,
तो नहीं यार, काफ़ी रिसर्चेस नए भी हुए हैं, लाइक हिंज मैकेनिज़्म पूरा रिडिज़ाइन किया गया है। अल्ट्रा सीरीज़ के प्रॉफिट्स को सैमसंग अपने फोल्ड सीरीज़ के लिए यूज़ कर रही है, ये तो आप समझ ही गए हैं। अब प्रूव करने के लिए चलिए नंबर्स देखते हैं। बॉम यानी बिल ऑफ मटेरियल्स में स्मार्टफोन, एस पेन, एक्सेसरीज, असेंबली और टेस्टिंग को जोड़ा गया है। तब ये टोटल $549 आया। अगर हम R&D मिला दें, फिर लाइसेंसिंग और मार्केटिंग भी मिला दें, तो भी ये $800 के ऊपर नहीं जाएगा एट एनी कॉस्ट। मीन्स कि एट लीस्ट कंपनी 40,000 प्रॉफिट कमा रही है पर नोट 20 अल्ट्रा SKU, और फोल्ड 2 के लिए ये प्रॉफिट्स आसपास भी नहीं है। सैमसंग चाहता तो फोल्ड 2 को और महंगा रख सकता था, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं, ना रिसेंट में होगा। जबकि नोट 20 अल्ट्रा के लिए आईफोन से लेके फाइंड X2 प्रो तक बहुत कंपटीशन है। और जहाँ तक कॉस्ट है फोल्ड 2 की, तो उसमें नोट 20 अल्ट्रा से दुगना बड़ा फोल्डेबल डिस्प्ले है। गौर करने वाली बात यह है कि वो फोल्डेबल डिस्प्ले है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉस्टली होगा और दुगनी साइज़ का है। और एक अलग से फुल डिस्प्ले दिया गया है। सॉफ्टवेयर फोल्डेबल्स का एकदम अलग तरीके से ऑप्टिमाइज़ और मॉडिफाई किया जाता है। रिसर्च कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, और कॉम्प्लेक्स मतलब ही एक्सपेंसिव होता है, मैंने हर बार बोला है। तो इन लाइन ये है यार कि सैमसंग बहुत ज़्यादा डिस्परेटली चाहता है इस फोल्डेबल मार्केट को बढ़ाना, क्योंकि जैसे तैसे इसके प्रॉफिट्स तो इस तरह बढ़ेंगे ही, मोनोपोली बढ़ेगी, ठीक है। और सैमसंग ने कहीं पे भी इनोवेट नहीं किया है, तो फोल्डेबल्स पर ही इतना ध्यान इसका क्यों लगा हुआ है? क्योंकि वो काम करना चाहता है जो वही बेस्ट कर सकता है, ताकि उसकी मोनोपोली बने। हर आदमी यही चाहता है। तो यही बात थी यार, दूसरे को खुद पे डिपेंडेंट बनाने का एक बहुत अच्छा कोशिश। और दिस वाज इट, SRS हियर, बाय।